तो अभी हम पढ़ेंगे हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अरेंज या फिर उसे हम कहेंगे हेलो अरेंज। तो हेलो अरेंज में यानी कि जो अरेंज है, अरेंज यानी कि हमारा अरोमेटिक रिंग। तो अरोमेटिक रिंग का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हम बेंजीन से डिनोट करते हैं। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बेसिकली कहते हैं बेंजीन, यानी कि ये 6 रिंग कार्बन कंटेनिंग एटम है, वो भी साइक्लिक स्ट्रक्चर में एनक्लोज्ड है और उसके अंदर अनसैचुरेशन है, वो भी अल्टरनेट कार्बन एटम्स पे। तो इस टाइप के कंपाउंड को हम कहेंगे बेंजीन या फिर इसे हम कहेंगे अरेंज। अरेंज यानी क्या, कोई भी जो अरोमेटिक ऐसा रिंग टाइप स्ट्रक्चर है जिसमें अनसैचुरेशन है तो उसे हम कहते हैं अरेंज। तो अब अरेंज में अभी हेलो अरेंज मतलब क्या है, यहाँ पे अभी हम देखते हैं जैसे कार्बन की वैलेंसी जो है, तो यहाँ पे 1 2 3 कार्बन बॉन्ड 3 जगह से बॉन्डेड है, तो एक अभी भी बचा है, तो वो एक बचा है यानी क्या, यहाँ पे वो हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे वो जो हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 4 5 6, तो इस टाइप के कंपाउंड को हम कहेंगे कि ये बेंजीन है, क्योंकि 6 कार्बन रिंग है और यहाँ पे उसको सैचुरेट करने के लिए 1 हाइड्रोजन हर जगह है, क्योंकि हर जगह से कार्बन 1 2 3 तीन तरीके से बॉन्डेड है, तो उसको और एक बॉन्ड को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम कहेंगे बेंजीन और इसको हम नाम से कुछ ऐसे डिनोट करेंगे C6H6, यानी कि अभी ये C6H6 यानी क्या, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 और 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम कहेंगे बेंजीन। तो कहीं पे भी अगर C6H6 लिखा हुआ है तो आप समझ जाना कि वो बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर है। अभी अगर मैं ये एक हाइड्रोजन एटम को मैं रिप्लेस कर दूं विथ फॉर एग्जांपल क्लोरीन के साथ, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम कहेंगे हेलो अरेंज, यानी कि अरोमेटिक रिंग कंटेनिंग हेलोजन। जैसे कि हमने अल्केन में देखा था, वन ऑफ द हाइड्रोजन गेट्स रिप्लेस विथ हेलोजन, तो ये सेम इसी तरह यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन है, वन ऑफ द हाइड्रोजन गेट्स रिप्लेस विथ एनी हेलोजन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लोरीन कंसीडर किया है, तो ये हो जाएगा क्लोरो अरेन, या फिर अगर मैं इसे X से रिप्रेजेंट करूँ तो वो हो जाएगा हेलो अरेंज। तो अभी हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अरेंज। तो उसमें किस टाइप का क्लासिफिकेशन होता है, सेम जो हमने अल्केन या फिर अराइल हैलाइड्स में देखा था, जैसे कि मोनो एंड पॉली। तो अब मोनो में मोनो हेलो अरेंज, मोनो हेलो अरेंज यानी क्या, ओनली 1 हेलोजन गेट्स रिप्लेस्ड विथ हाइड्रोजन। यानी कि इस टाइप के कंपाउंड को हम कहेंगे मोनो हेलो अरेन, यानी कि यहाँ पे एक ही क्लोरीन एटम है, बाकी हर जगह हाइड्रोजन है। इस टाइप के कंपाउंड को हम कहेंगे मोनो हेलो अरेन। उसके बाद आता है पॉली हेलो अरेन। पॉली हेलो अरेंज मतलब क्या है, एक से ज्यादा, यानी कि 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे टोटल 6 है तो उसके हिसाब से 2 3 4 5 6। तो इस टाइप के कंपाउंड को हम कहेंगे पॉलीहेरेंस, यानी कि पॉलीहेरेंस में भी जैसे डाई हेलो अरेंज, ये डायहेलोरिन, डायहेलोरिन मतलब 2 जगह पे क्लोरीन है। अगर इसी तरह मैं ट्राई करूंगा, ट्राइहेलोरिन्स में 3 जगह पे क्लोरीन एटम होगी, या फिर हेलोजन एटम कह सकते हैं। मैं अभी एक्स से ही रिप्रेजेंट करूंगा, एक्स फिर चाहिए यहाँ, अगर 3 में देखा जाए तो एक्स फिर यहाँ पे भी हो सकता है, एक्स चाहिए तो यहाँ पे भी हो सकता है, मतलब कहीं पे भी बॉन्ड बना सकता है वो। एक्स चाहिए तो यहाँ पे भी हो सकता है। तो मतलब जो भी हो, पूरे इस रिंग में अगर 3 हेलोजन एटम्स है तो वो ट्राई हेलो हो जाएगा। सिमिलरली डाई हेलो में भी ऐसा ही, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे है तो वो डाई हेलो हो जाएगा, हो सकता है
वो क्लोरीन यहाँ पे भी हो सकता है वो क्लोरीन यहाँ पे भी हो। तो ऐसे मतलब पूरे रिंग में दो जगह पे अगर क्लोरीन या हेलोजन है तो उसे हम डाई हेलो अरेंज कहेंगे, ट्राई हेलो अरेंज कहेंगे, सिमिलरली टेट्रा हेलो अरेंज कहेंगे। तो इस तरीके से देखा कि क्लासिफिकेशन मतलब कैसे होता है, मोनो हेलो अरेंज एंड पॉली हेलो अरेंज। तो अब हम देखेंगे कि उसका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। तो अभी हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो अरेंज। तो इसमें सेम नॉमेनक्लेचर में हम दो टाइप पढ़ेंगे, जैसे कि कॉमन नेम एंड IUPAC नेम। अब मैं एक एग्जांपल कंसीडर करता हूँ, उसके जरिए हम उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। अब इस टाइप के कंपाउंड, ये कंपाउंड क्या है, इसे हम जैसे ये ब्रोमो अरीन है, तो अब इसका नॉमेनक्लेचर कुछ इस तरीके से होगा कि इसका जो नंबरिंग है, सीधी सी बात है, जो सब्सटीट्यूएंट है वहां से नंबरिंग करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 1, तो 1 2 3 4 5 6, या फिर अगर आपको 1 2 3 4 5 ऐसे भी करना तो भी कर सकते हैं, बिकॉज जो भी है ब्रोमीन को लीस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए, और लीस्ट पॉसिबल जो नंबर है वो 1 से ही मिल रहा है, इसके लिए हम यहाँ से इसको 1 कंसीडर कर रहे हैं। तो अब कॉमन नेम में इसका नाम कैसे होगा और IUPAC नेम में इसका नाम कैसे होगा। अब कॉमन नेम के लिए ऐसा है कि इसको नंबरिंग से डिनोट नहीं करते। कॉमन नेम के लिए इसका ये जो पोजीशन है वो पोजीशन के अलग अलग नेम है। फॉर एग्जांपल ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को हम कहते हैं ऑर्थो, ये वाला जो पोजीशन है इसे हम कहते हैं मेटा, और ये वाला जो पोजीशन है इसे हम कहते हैं पैरा। सिमिलरली ऑर्थो, मेटा, पैरा। अभी यहां से अगर ऊपर साइड में कंसीडर करेंगे तो ये भी हो जाएगा पैरा, इसके ये सामने मतलब जो भी ऑपोजिट साइड में वो दोनों सेम रहेंगे, पैरा पैरा। यहाँ पे ये देखेंगे तो ये ऑर्थो ऑर्थो, और ये है मेटा। तो अभी हमने देखा जैसे कॉमन नेम के लिए ऑर्थो, मेटा, पैरा, ये इसका इस तरीके से इसका नाम होएगा। तो अगर ये पोजीशन ऑर्थो है तो उसका ऑपोजिट वाला ये साइड का भी पोजीशन ऑर्थो कंसीडर करेंगे, यानी कि जो भी ऑपोजिट साइड वाले हैं उसको हम सेम मतलब इस नाम से डिनोट करेंगे। अभी जैसे कि कॉमन नेम कुछ इसका इस तरह होगा, अभी ये सिंगल ब्रोमीन है वो भी ऑर्थो पोजीशन पे, तो ओ ब्रोमोबेंजीन, ऑर्थो ब्रोमोबेंजीन। तो ये इस तरीके से ऑर्थो पूरा नहीं लिखते, उसका हम इनिशियल से खाली डिनोट करते हैं, तो ओ। अगर यहाँ पे होता तो मेटा ब्रोमोबेंजीन, यहाँ पे होता या यहाँ पे होता तो पैरा ब्रोमोबेंजीन। तो ये हमने एक कॉमन नेम कंसीडर किया। अब अगर इसका IUPAC नेम करेंगे तो IUPAC नेम में नंबरिंग होता है, तो नंबरिंग कैसा है 1, तो 1 ब्रोमोबेंजीन। तो ये हमने एक एग्जांपल देखा। अभी मैं एक दूसरा एग्जांपल कंसीडर करता हूं। अब ये मैंने एक एग्जांपल कंसीडर किया, इसमें 2 क्लोरीन एटम्स है, तो ये डाई हेलो अरीन होगा। तो अब इसका नॉमेनक्लेचर कुछ इस तरीके से होगा कि पहले उसका नंबरिंग करेंगे। अभी नंबरिंग करने के लिए चाहे तो आप यहाँ से 1 2 3 4 5 6 कंसीडर कर सकते हैं, या फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज दोनों को लीस्ट पॉसिबल नंबर आना चाहिए। तो यहाँ से ऐसे करो या यहाँ से ऐसे करो, दोनों को 1 2 ही मिल रहा है। नंबरिंग जो दोनों को लीस्ट पॉसिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अगर मैं इसको 1 कंसीडर कर रहा हूँ, इसको 2 3 4 5 6, तो इसको 1 मिल रहा है इसको 6 हो रहा है, तो वो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए जो नंबरिंग है दोनों को लीस्ट पॉसिबल होना चाहिए। तो मैं जैसे कंसीडर कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, तो मैंने ऐसे नंबरिंग कंसीडर किया है। तो अभी इसको कॉमन नेम में कुछ कॉमन नेम इसका पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये दोनों एक ऑर्थो पोजीशन पे एक मेटा पोजीशन पे,
तो अभी ऑर्थोमेटा डाइक्लोरोबेंजीन इस तरीके का नॉमेनक्लेचर जो है फॉर कॉमन नेम वो पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। इसका सिर्फ ओनली IUPAC नेम ही पॉसिबल है। तो IUPAC नेम कुछ इस तरीके से होगा कि ये 1 और 2 पोजीशन पे क्लोरीन है, तो हम ऐसा लिखेंगे 1,2 डैश डाइक्लोरो, क्योंकि 1 2 हमने मेंशन कर दिया, तो अभी क्लोरो 1 क्लोरो 2 क्लोरो ऐसा नहीं लिख सकते हम, तो इसके लिए 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। कॉमन नेम भी हम मेंशन कर सकते हैं, लेकिन कॉमन नेम जब ये मोर देन यानी कि पॉली हैलोजन जब आते हैं तब हम जितना पॉसिबल हो सके उसको कॉमन नेम से न डिनोट करें, IUPAC नेम से ही डिनोट करें। खाली जब सिंगल जब रहता है तब वो ऑर्थोब्रोमोबेंजीन तब वो करेक्ट लगता है, वरना अगर कॉमन नेम डालेंगे इसका तो कुछ इस तरीके से होगा कि ये ऑर्थो पोजिशन पे, ये मेटा पोजिशन पे, तो वो इस तरीके से होगा ऑर्थो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये ऑर्थोमेटा डाइक्लोरोबेंजीन ये एक तरीके का ये मतलब पॉसिबल उसका नॉमेनक्लेचर नहीं है। तो जो पॉसिबल नॉमेनक्लेचर है वो IUPAC नेम के हिसाब से 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन है। तो हम चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, बट देयर इज ए चांस कि इसका भी कॉमन नेम डालने के लिए और भी बहुत सारे मेथड है। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऑर्थोक्लोरो फिर मेटाक्लोरो बेंजीन। तो ये भी पॉसिबल नेम है, ये भी पॉसिबल नेम है। तो इसके लिए कभी भी जितना हो सकता है जब भी पॉली हैलोजन आता है तो कॉमन नेम को अवॉइड ही करने का, ओनली ट्रू नॉमेनक्लेचर जो है वो IUPAC नेम से ही जितना हो सकता है उसको डिनोट करे, और वो है 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये ऐसे हमने देखा कि इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा। अगर सिंगल रहेगा तो ऑर्थो मेटा पैरा, इस तरीके से हम ऑर्थो, जैसे यहाँ पे ऑर्थो पे ब्रोमीन है, सिंगल ब्रोमीन, तो ऑर्थो ब्रोमोबेंजीन, और उसका IUPAC नेम है 1 ब्रोमोबेंजीन। अभी जैसे यहाँ पे हमने देखा, अभी यहाँ पे पॉली हैलोजन आ गया, तो ये 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, ये हमने IUPAC नेम में देखा। अभी और एक एग्जांपल कंसीडर करता हूं मैं, अब मैंने ये जो कंपाउंड कंसीडर किया है ये ट्राई हेलो एरिन्स है। ओके, तो अभी इसमें हम इसको नंबरिंग या फिर नॉमेनक्लेचर किस तरीके से करेंगे। अगर मैं इसको नंबरिंग देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहीं से 1 2 3 4 5 6, तो हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरीन उसका नंबरिंग 1 2 एंड 4 होएगा। अभी और दूसरे मेथड से देखते हैं। अभी मैंने यहां से ऐसे कंसीडर किया, अब मैं उसको उल्टा कंसीडर करूं तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 एंड 5 वाला मिल रहा है। तो ये जो क्लोरीन है अगर मैं यहां से कंसीडर कर रहा हूं तो उसको नंबरिंग 4 मिल रहा है, और यहां से कंसीडर करूं तो इसको नंबरिंग 5 मिल रहा है। तो जो हमारा करेक्ट मेथड है वो 1 2 3 4, जो 4 इसको मिलता है वो वाला करेक्ट मेथड है। तो उसका नंबरिंग ऐसे ही होगा 1 2 3 4। अभी अगर चाहिए तो और एक मेथड से देख सकते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ से कंसीडर कर रहा हूँ सिर्फ यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे जो नंबरिंग हो जाएगा वो ये क्लोरीन को 1 होएगा, ये क्लोरीन को 3 होएगा, ये क्लोरीन को 6 होएगा, जो कि वो एक तरीके से वो गलत हो जाएगा, बिकॉज हमें लीस्ट पॉसिबल नंबर देखना है। तो उसका जो करेक्ट नॉमेनक्लेचर है जो परफेक्टली होएगा नंबरिंग, तो वो कुछ जो हमने कंसीडर किया वैसा ही होगा 1 2 3 4 5 6। अब इसका हम पहले IUPAC नेम देखेंगे, तो कैसा रहेगा 1 2 एंड 4 पे क्लोरीन है, तो 1 2 4 ट्राइक्लोरोबेंजीन। 1 2 4 1 2 4 ट्राइक्लोरोबेंजीन। अब इसका भी कॉमन नेम पॉसिबल ही नहीं है,
इसका कॉमन नेम हो ही नहीं सकता, बिकॉज जैसे जैसे पॉली हेलोजेंस आते जाएंगे वैसे वैसे कॉमन नेम और भी कॉम्प्लेक्स होते जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, और नॉमेनक्लेचर भी उसका टोटली रॉन्ग हो जाएगा और कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसके लिए इसमें नॉमेनक्लेचर होता ही नहीं है। सिमिलरली ये ऐसा है, इवन जब टू हेलोजन एटम्स आते हैं तभी भी एक्चुअली नॉमेनक्लेचर पॉसिबल नहीं है। ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर में इसको समझाया, वरना ये भी एक तरीके से गलत है। तो जो हमारा कॉमन नेम है वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे सिंगल हेलोजन एटम होता है। तो जैसे अभी ऑर्थो पे ब्रोमीन है तो ऑर्थो ब्रोमो बेंजीन। अब यहाँ पे जैसे डाइक्लोरो आ गया तो उसके लिए वो कॉमन नेम पॉसिबल नहीं है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ IUPAC नेम है। तो ये हमने देखा इस तरीके से। अभी अगर यहाँ पे हेलोजन एटम्स दो अलग अलग आ जाए तो उसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा? अब मैंने ये एक बेंजीन रिंग के यहाँ पे ब्रोमीन कंसीडर किया, यहाँ पे क्लोरीन कंसीडर किया, मतलब दो अलग हेलोजन एटम है। तो उसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा? उसका भी IUPAC नेम ही होगा, कॉमन नेम नहीं होगा। तो IUPAC नेम कुछ इस तरीके से होगा कि जो नंबरिंग रहेगा वो कहाँ से करेंगे हम, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। अभी इसमें हमें ये कंसीडर करना है कि कौन सा जो हेलोजन है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यानी कि जो हमने पीरियोडिक टेबल में देखा है, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज होता है ग्रुप में। यानी कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन। तो हम जो नंबरिंग कंसीडर करेंगे वो क्लोरीन को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। तो क्लोरीन, फिर है ब्रोमीन। तो अभी नंबरिंग भी जो है वो कैसे होगा? जैसे क्लोरीन को हमने सबसे पहले कंसीडर कर लिया, अब वो यहाँ से नंबरिंग होगा या यहाँ से होगा? तो सीधी सी बात है, नंबरिंग यहाँ से होगा, बिकॉज फिर ब्रोमीन को हमें लीस्ट पॉसिबल नंबर देना है। तो 1 2 3 4 5 6। अगर मैं यहाँ से कंसीडर करता तो 1 2 3 4 5 6, तो ब्रोमीन को 6 नंबर मिल रहा है, और यहाँ से कंसीडर कर रहा हूँ तो ब्रोमीन को 2 नंबर मिल रहा है। तो सीधी सी बात है, जो लीस्ट पॉसिबल नंबर है उसे हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे ये 2 ब्रोमीन। तो अभी इसका IUPAC नेम कैसे होगा? अभी नंबरिंग तो हमने कर दिया, अभी हम देखेंगे यहाँ पे ब्रोमीन भी है, यहाँ पे क्लोरीन भी है, तो कौन सा पहले लिखेंगे? तो सीधी सी बात है, हम अल्फाबेटिकली पहले जो आता है उसे कंसीडर करेंगे। तो मतलब पहले ब्रोमीन है और क्लोरीन है, तो ब्रोमीन का B पहले आता है, C, क्लोरीन का C बाद में आता है। तो उसका नॉमेनक्लेचर कुछ इस तरीके से होगा कि 2 ब्रोमो 1 क्लोरो, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो बेंजीन। तो इसमें जब अगर अलग अलग हेलोजन एटम्स आ जाते हैं तो हमें याद रखना है कि हमें पीरियोडिक टेबल में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज होती है। यानी कि फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हम उसको पहले कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन, बिकॉज ये डिक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप में। तो क्लोरीन को हम नंबर 1 कंसीडर करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से देखा कि हम इस कंपाउंड्स को, हैलोअरीन्स को किस तरीके से नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड, यानी कि कार्बन हैलोजन बॉन्ड इन अरीन्स, या फिर उसका सिंपली अगर एक लैंग्वेज में बोले तो वो हो जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यानी कि जो भी बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो किस तरीके से फॉर्म होगा, कहाँ पे फॉर्म होगा, उसके बारे में, और उसका क्या नेचर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब मैंने यहाँ पे एक कंसीडर किया है कि ये जैसे क्लोरोबेंजीन है, मतलब 1 क्लोरीन एंड बेंजीन। तो अभी ये जो देख रहे हो 1 2 3 4 5 6, ये 6 डॉट्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब कार्बन की जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन उसको और चाहिए रहता है, तभी उसका ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट होता है। तो वो ऑक्टेट स्टेट मतलब कंप्लीट करने के लिए कार्बन इससे बॉन्डेड है। तो सीधी सी बात है,
तो जब 7 है तो 7 में से एक यहाँ पे बॉन्डेड है, तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटरमोस्ट शेल में अभी भी है, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन्स को मैं यहाँ पे डॉट डॉट से रिप्रेजेंट किया हूँ। अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, अभी ये जो अनसैचुरेशन है वो ऑलरेडी अनस्टेबल है, तो अभी वो कुछ इस तरीके से होगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी कि क्या, उसका एक तरीके से उसकी स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गए लेकिन उसका पूरा का पूरा फीचर्स वही रहेगा। फॉर एग्जांपल अभी वन ऑफ द हेलोजन, ये जो हेलोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन है, तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे वो अटैक कर सकता है। इस ऐसे टाइप के इलेक्ट्रॉन्स को हम कहेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वो उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे अगर बॉन्ड करेगा तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, तो फिर इसका क्या होगा, बिकॉज कार्बन के पास एक्स्ट्रा बॉन्ड हो जाएगा या फिर कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए ये बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे एज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो उसे हम देखेंगे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। अभी क्योंकि क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन्स दे दिया, हालांकि क्लोरीन क्या करता है, हमेशा एक्सेप्ट करता है, इसके लिए उस पर नेगेटिव चार्ज रहता है, जबकि यहाँ पे उसने क्लोरीन ने उल्टा एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो देने की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो वो डबल बॉन्ड आ गया उसकी वजह से यहाँ पे क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, बिकॉज यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्म कर गया और उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसके लिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि जो उसका नेचर है उसके उल्टा गया, वो लेने की बजाय उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसके लिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये जो बॉन्ड था इसने क्या किया, अभी इसके पास ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड यानी कि क्या, कोई भी जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, एक दूसरे एटम का रहता है, एक दूसरे एटम का रहता है। तो अभी ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड है, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ये कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन जो है ये कार्बन का है। अभी जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उस इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाई करने के लिए कार्बन अपना ये डबल बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको दे देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पे फिर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये कार्बन का फ्री रह जाता है, तो उसको वो कैसे करेगा, वो यहाँ पे एज अ माइनस चार्ज, यानी कि उस कार्बन के पास अभी भी उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है करके उस पर माइनस चार्ज रह जाता है। अभी सिमिलरली अब ये माइनस चार्ज क्या रहता है, ये माइनस चार्ज खुद को सेटिस्फाई करने के लिए पूरे स्ट्रक्चर में रोटेट होता रहता है। तो अब कुछ इस तरीके से होगा कि जैसे ये जो माइनस चार्ज है वो माइनस चार्ज अपने एडजेसेंट वाले बॉन्ड पे आएगा, तो अगर वो यहाँ पे बॉन्ड करेगा तो सीधी सी बात है ये कार्बन अपना ये बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो सीधी सी बात है फिर ये यहाँ से निकल के यहाँ पे आ जाएगा। सेम मैकेनिज्म, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन था उसने यहाँ पे दिया तो कार्बन ने ये वाले बॉन्ड से अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया और बच जाता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जब ये नेगेटिव चार्ज इस पे आके, यानी कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके जब बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो ये वाला जो कार्बन है ये कार्बन इसके पास इससे अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर देगा। तो ये जो माइनस है, माइनस यहाँ पे आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया बॉन्ड का, तो उससे यहाँ पे बॉन्ड बन गया, फिर यहाँ पे इसका ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके यहाँ पे आ गया एज अ नेगेटिव चार्ज। अब वापस सेम मैकेनिज्म से नेगेटिव चार्ज सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेगा, एडजेसेंट वाले पे अटैक करेगा, उसकी वजह से यहाँ पे जो है बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, इससे वो बॉन्ड बन जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन फ्री घूमता रहेगा एज अ नेगेटिव चार्ज। तो जैसे कि हमने देखा, तो ये जो माइनस चार्ज है वो यहाँ पे आ गया, इसने माइनस चार्ज यानी कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ये वाले कार्बन ने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो गया।
अब यहाँ पे एक और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ पे आ जाएगा एज अ नेगेटिव चार्ज। अब वापस नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, वो नेगेटिव चार्ज वापस सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेगा, एडजेसेंट वाले कार्बन पे सेम मैकेनिज्म से, यानी कि जो एडजेसेंट वाला बॉन्ड है उस पर अटैक कर रहा है। अब यहाँ पे अटैक होएगा तो सीधी सी बात है, ये वाला है, ये वाला कार्बन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसको वो दे दिया, तो उसकी वजह से ये जो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो वापस चले जाएगा क्लोरीन के पास। तो ये बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा और वापस जो क्लोरीन है, क्लोरीन को वापस उसका इलेक्ट्रॉन मिल गया और वो क्लोरीन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी कि क्या, इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन देखो कुछ इस तरीके से था कि यहाँ पे 1 2 3, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जब वो वापस पूरा उसका रेजोनेट होता है तो बॉन्ड फिर 1 2 3 इस तरीके से, यानी कि देखो यहाँ पे इस कार्बन एडजेसेंट, मतलब ये जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन को लग के एक बॉन्ड था, तो यहाँ पे कैसा है, अल्फा कार्बन को लग के ये साइड था, इसमें ये साइड आ गया, तो बॉन्ड में चेंजेस हो गए। तो ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर को हम कहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो एग्जाम में अगर कभी भी ऐसा पूछा जाए कि ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ हेलो अरेंज, या फिर ऐसा कोई भी, मतलब जो भी साइक्लिक रिंग का ऐसा कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, तो सेम यही मैकेनिज्म से आपको उसको ड्रॉ करना है। अगर क्लोरीन की जगह ब्रोमीन होएगा तो ब्रोमीन हो जाएगा, जो भी है, जो भी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल या फिर जो भी नेगेटिवली चार्ज रहेगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH माइनस है, जो भी हो, तो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम ऐसे ही बनाना है, यही मैकेनिज्म फॉलो करके। अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऐसा है कि जो भी हमारा कंपाउंड है तो वो इस तरीके से मेंशन रहेगा, यानी कि बॉन्ड्स ऐसे भी बन सकते हैं, बॉन्ड्स ऐसे भी बन सकते हैं, तो ये दोनों टाइप के बॉन्ड स्ट्रक्चर में पॉसिबल है। तो जब भी हम डायग्राम बनाएंगे या फिर बेंजीन का बनाएंगे, तो उसको अगर मैं जनरल टर्म में रिप्रेजेंट करूं तो वो कुछ इस तरीके से होगा। अगर मैं ये इस बेंजीन के बीच में अंदर ऐसा सर्कल बना देता हूँ तो उससे हम समझ सकते हैं कि, या फिर जो भी एग्जामिनर है वो समझ जाएगा कि बॉन्ड ये फॉर्म में भी है, बॉन्ड ये फॉर्म में भी है, हमने इसको जनरली कंसीडर किया है। अगर तुम स्पेसिफिकली मेंशन भी करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर जहाँ पे तुम ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो जनरली फिर इसको एज अ गोल कर देने का अंदर, तो उससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये दोनों में से कोई सा भी एक कंसीडर कर लिया है, क्योंकि ये दोनों भी स्टेबल प्रोडक्ट है और दोनों भी पॉसिबल है। मतलब ऐसे में भी बेंजीन क्लोराइड मिल सकता है, ऐसे में भी बेंजीन क्लोराइड मिल सकता है, दोनों के भी कॉम्बिनेशन में मिल सकते हैं। तो इसीलिए इसको बीच में एज अ गोल रिप्रेजेंट कर देंगे तो ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर हो जाता है, तो इसे हम कहेंगे क्लोरोबेंजीन। तो अभी हमने देखा कि नेचर, अभी ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, अब इसका बॉन्ड का नेचर कैसा है। अभी जैसे हमने देखा था कि जैसे अल्काइल हैलाइड्स, यानी कि जो RX था, तो RX में जो हाइब्रिडाइजेशन था वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन था। और ये वाला जो हेलो अरेंज वाला जो कार्बन का बॉन्ड है, कार्बन और हेलोजन का, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्योंकि कार्बन का जो भी ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना है, तो एक बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा जो होता है वो पाई बॉन्ड होता है। तो सेम बात से जो हमने अल्काइल हैलाइड में देखा था, अल्काइल हैलाइड में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं था, तो इसके लिए P के पास 3 था और S के पास 1 था। अभी AR में इसमें ऐसा हो जाएगा, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बिकॉज वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन उसने डबल बॉन्ड बना दिया है, तो P के पास P ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो अभी इसमें से देखेंगे कि कौन सा बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो जो स्ट्रांग बॉन्ड होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, बिकॉज sp2 हाइब्रिडाइज्ड यानी कि बॉन्ड का जो लेंथ है, बॉन्ड का लेंथ कम हो जाता है।
sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज होता है और sp3 में जो है वो इंक्रीज होता है। तो हमने जैसे कि हमने देखा जितनी ज़्यादा छोटी चीज़ रहेगी उसको तोड़ने में और डिफ़िकल्टी होगा और जितना वो चीज़ लंबा होएगा वो इजीली टूट जाता है। तो इसके लिए बॉन्ड लेंथ जिसका छोटा है उसको वो यानी कि वो उतना ही स्ट्रॉन्ग है। और जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा वो और वीक होता जाएगा, यानी कि अगर मैं एक लंबी लकड़ी को लूँ तो वो लंबी लकड़ी इजीली टूट सकती है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल एक ये है और एक ये है, दोनों भी है सिलिंड्रिकल स्टिक जैसे ही है, लेकिन ये इजीली टूट सकता है बिकॉज इसका ये जो लेंथ है वो लेंथ बड़ा है, तो जितना बड़ा होगा उसको तोड़ने में आसानी होगी। लेकिन अगर ये बॉन्ड लेंथ छोटा है, इतना छोटा है, तो इतने छोटे को तोड़ना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए सेम यही है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड लेंथ जो है वो छोटा हो जाता है, तो जितना छोटा होता है उसको तोड़ने में और मुश्किल होती है। तो तोड़ने में मुश्किल हो रही है यानी कि क्या, उसको एनर्जी ज़्यादा लगेगा फॉर ब्रेकिंग। और जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ता है वो वीक होता जाता है और उसको कम एनर्जी में ही वो इजीली टूट जाता है। यानी कि अगर मैं इसको खाली ऐसे भी कर दूं तो भी ये इजीली टूट जाएगा, यानी कि मैंने एनर्जी उसमें कम लगाई, मैंने अपनी ताकत कम लगाई। लेकिन अगर इसको तोड़ना है तो इसको मुझे बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा तोड़ने के लिए। तो वही उसी के ज़रिए हम पढ़ते हैं कि ये इसका बॉन्ड का नेचर क्या है। तो sp2 हाइब्रिडाइज बॉन्ड है, यानी कि जो हेलो अरेंज में जो बॉन्ड है ये सी और X का, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp2 हाइब्रिडाइज में क्या है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता है। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता है तो वो उतना ही स्ट्रांग होता है, उतना ही स्ट्रांग है तो उसको बहुत हाई एनर्जी लगता है ब्रेक करने के लिए। और जबकि sp3 में, यानी कि जो अल्काइल हैलाइड में देखा था हमने, जिसमें ये ऐसा सैचुरेटेड रिंग नहीं था, नॉर्मली जैसे ये ऐसे टाइप का कंपाउंड था, तो ये टाइप के कंपाउंड को हम कहते हैं, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स होते हैं ये सब। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, यानी कि जो बॉन्ड का लेंथ है ये बढ़ेगा। बॉन्ड लेंथ बढ़ता है तो वो उतना ही वीक होते जाता है, जितना वीक होएगा उतना कम एनर्जी लगेगा उसको ब्रेक करने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मैंने ये sp2 हाइब्रिडाइज वाला कोई कार्बन या फिर कोई भी एटम कंसिडर किया, उसको अगर मुझे सपोज ब्रेक करने के लिए 200 डिग्री सेल्सियस लग रहा है, तो वहीं अगर sp3 हाइब्रिडाइज रहेगा तो वो 150 डिग्री सेल्सियस में ही ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मैंने एक जनरल एग्जांपल देके कंसीडर किया कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन को ज़्यादा एनर्जी लगता है टू ब्रेक द बॉन्ड, और sp3 हाइब्रिडाइज को इजीली मतलब कम एनर्जी लगता है कंपैरेटिवली टू ब्रेक द बॉन्ड। तो इस तरीके से हमने देखा कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड स्ट्रांग होता है। बॉन्ड क्यों स्ट्रांग होता है, बिकॉज बॉन्ड लेंथ छोटा होता है, और बॉन्ड लेंथ छोटा था उसकी वजह से उसको हाई एनर्जी लगता है टू ब्रेक द बॉन्ड। और sp3 में बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो वो उतना ही बॉन्ड वीक होएगा, और वीक बॉन्ड होएगा तो कम एनर्जी में ही इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ा नेचर ऑफ CX बॉन्ड। तो ये CX बॉन्ड था और ये हो गया उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी कि जो बॉन्ड है और वो चार्जेस है वो किस तरीके से पूरे स्ट्रक्चर में रोटेट होके हमें 2 टाइप के बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर मिलते हैं, और उसको हम जनरली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं।